हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC हैंड रिटन नोट्स में। हम आज छत्तीसगढ़ के अगला वीडियो देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास में हमने अप्रत्यक्ष मराठा शासन, सूबा शासन व्यवस्था, ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन, पुनः मराठा शासन देख रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा मराठा शासन की पुनर्स्थापना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है मराठा शासन की पुनर्स्थापना। आखिर देखते हैं कि पुनः मराठा शासन कैसे स्थापित हुए थे। तो देखेंगे कि सन 1828 के दौर में भारत के गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने भारतीय रियासतों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए सन 1829 में अंग्रेजों और भोसला शासक रघुजी तृतीय के मध्य संधि हुई, जिसके पश्चात मराठा शासन को उनके राज्य निर्धारित शर्तों के साथ सौंप दिया गया। देखेंगे 1829 में समझौता के तहत मिला था। रघुजी तृतीय ने इस दौरान छत्तीसगढ़ की शासन को जिलों दौरे के माध्यम से संचालित किया। इस तरह से था पुनः मराठा शासन की स्थापना। देखते हैं इसमें जिलेदार व्यवस्था के बारे में। तो नियुक्तिकर्ता कौन थे? रघुजी तृतीय, जिन्होंने जिलेदारों के माध्यम से सत्ता का संचालन किया। शासनकाल था जिलेदारों का 1830 से 1854, जिसमें प्रथम जिलेदार हुए कृष्णराव अप्पा और अंतिम जिलेदार हुए गोपाल राव। इसको हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के जो सिलेबस वाला वीडियो था उसमें देख चुके हैं। अब देखते हैं जिलेदारों का क्रम किस प्रकार है। तो पहला थे कृष्णराव अप्पा, उसके बाद अमृतराव अप्पा, फिर सदरुद्दीन, उसके बाद दुर्गा प्रसाद, उसके बाद इंदुकराव, फिर सखा राम हरी, सातवां गोविंद राम अप्पा, फिर है आठवां गोपाल राव। आपको इसका क्रम याद रखना पड़ेगा क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इस तरह से था जिलेदार व्यवस्था। अगला टॉपिक देखते हैं मराठाकालीन शासन व्यवस्था के बारे में। आखिर मराठा किस प्रकार से यहाँ शासन प्रशासन किए। तो भोसला वंश अर्थात इनका मराठा वंश का शासनकाल रहा है 1741 से 1854 के बीच। सबसे पहले देखते हैं इनके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। भोसला शासकों के द्वारा सूबा शासन परगना पद्धति के छत्तीसगढ़ में लागू किया था। इन्होंने सूबा शासन और परगना पद्धति को दोनों को लागू किया है छत्तीसगढ़ में। देखेंगे इस समय प्रशासन को दो भागों में बांटा गया था। पहला खालसा क्षेत्र था और दूसरा था जमींदारी क्षेत्र। जो खालसा क्षेत्र था यह मराठा शासन के समय प्रत्यक्ष नियंत्रण में था और जो जमींदारी क्षेत्र था उसे जमींदारों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था। फिर देखते हैं भोसला शासन के प्रमुख अधिकारियों के बारे में। आखिर कौन कौन अधिकारी नियुक्त किए गए थे और उनका कार्य क्या था। पहला सूबेदार अधिकारी हुए, जिन्होंने सैनिक, असैनिक, दीवानी, फौजदारी तथा माल विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। कौन होता था? सूबेदार। जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ सूबा पर निर्धारित राशि को पटाने का आश्वासन देता था और उसकी नियुक्ति सूबेदार के पद पर की जाती थी। यह था सूबेदार के बारे में। उसके बाद अधिकारी हुए जिलेदार। सूबेदार के स्थान पर 1830 में नियुक्त पदाधिकारी थे जिलेदार। फडणवीस अधिकारी, इनका कार्य क्या था? आय और व्यय का हिसाब रखना था। फिर है पोद्दार, यह खजानों का हिसाब किताब रखता था। फिर देखेंगे कमाविजदार, जो कि परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। सैनिक, असैनिक, दीवानी, फौजदारी, माल संबंधित सभी अधिकार इसको प्राप्त थे। किसको? कमाविजदार को। फिर देखते हैं बड़कर अधिकारी के बारे में। बड़कर को कमाविजदार के पास परगने की सामान्य स्थिति, फसल की दशा एवं अन्य मामलों की सूचना भेजनी पड़ती थी। ये बढ़कर हो गया। फिर अधिकारी बरार पांडे के बारे में देखते हैं।
यह गांव का लगान विवरण एकत्र कर कमाविजदार को भेजता था। कौन? बरार पांडे। फिर हैं ग्राम स्तर के अधिकारी। एक तो पटेल होते थे और दूसरा चौहान होते थे। जो चौहान थे वो ग्राम रक्षक के रूप में कार्य करते थे। पटेल मराठा काल में सृजित पद था जो राजस्व वसूली में गौटिया की सहायता करते थे। फिर गौटिया क्या कार्य करते थे? तो गौटिया कलचुरी काल से पदाधिकारी, लगान वसूली और सामान्य निगरानी करते थे। देखते हैं कोटवार का क्या काम था? तो ये गांव में पहरा देते थे। अनाज परिश्रमिक के रूप में गांव में उन्हें एक खेत मिलता था। इस प्रकार से था कोटवार। फिर था माल चपरासी, जो अपराधियों की खोज खबर एवं कर वसूली में सहायता प्रदान करता था। माल चपरासी। इस तरह से थे छत्तीसगढ़ में भोसला शासन के प्रमुख अधिकारी के बारे में। अब देखते हैं राजस्व व्यवस्था इनका क्या था। तो राजस्व व्यवस्था अधिकाधिक लाभ की नीति पर कार्य करता था। अर्थात इनका राजस्व नीति था कि अधिक से अधिक लाभ ग्रहण करना है। फिर देखते हैं इनका ताल्लुकदारी व्यवस्था के बारे में। तो सैंडिस ने लोरमी में और तरेंगा, लोरमी को 1826 में और तरेंगा को 1828 में ताल्लुकदारी घोषणा की। मराठा काल में सिरपुर और लवन को ताल्लुकदारी के क्षेत्र में रखा गया, जिसमें सिरपुर को 1843 में और लवन को 1848 में। चार्ल्स एलियट इन्होंने संजारी, खल्लारी और सिहावा को ताल्लुकदारी क्षेत्र में बनाया था, जिसमें संजारी 1858, खल्लारी 1858 और सिहावा इनका भी 1858 में निर्मित किया गया था। अब देखते हैं मराठा कालीन कर क्या क्या थे। तो कर थे टकोली, सायर, कलाली, पंडरी, सेवई। इस प्रकार से ये मराठा कालीन कर थे। देखते हैं टकोली कर क्या था। तो जमींदारों द्वारा मराठा शासक को दिया जाने वाला यह वार्षिक कर होता था, या टकोली कर। सायर कर वस्तुओं के आयात निर्यात पर लिया जाने वाला कर था। कलाली आबकारी कर और मादक पदार्थों पर लिया जाने वाला कर था। पंडरी देखेंगे कि गैर कृषकों जैसे बढ़ाई थे, कुमार थे, नाई थे आदि से लिया जाने वाला कर था पंडरी। सेवई अनेक छोटे करों का सामूहिक नाम था। कौन सा कर? सेवई कर। फिर देखते हैं स्थानीय व्यवस्था अर्थात पंचायती व्यवस्था के बारे में। तो गौटिया जो थे आपसी विवादों का निराकरण करते थे और पंचायत के माध्यम से इसका आयोजन करवाते थे। फिर देखते हैं पुलिस व्यवस्था कैसा था। तो पुलिस व्यवस्था में देखेंगे कोटवार गाँव में पहरा देते थे और जो चपरासी थे वो अपराधियों की खोज खबर किया करते थे, जिसका निर्णय कमाविजदार करते थे। इस तरह से था यह पुलिस व्यवस्था। अब देखते हैं विनिमय एवं माप किस प्रकार से थी। तो देखेंगे कि मराठा काल में धातु के सिक्के का प्रचलन बहुत ही सीमित था। ये साधारणतः विनिमय कौड़ियों के माध्यम से होता था। इनके शासन प्रशासन में कौड़ियों का महत्व था। इन्होंने सिक्कों में नागपुरी रुपयों का प्रचलन किया, जिसमें रघु जी का रुपया, चांदी रुपया तथा जबर रुपया प्रमुख थे। इस तरह से था ब्रिटिश काल में एक रूपता लाई गई थी। और इस तरह से था छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन व्यवस्था के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।